बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जो टिक 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 की गर्दान करते थे, अब घड़ी उनके लिए टिक टिक करना शुरू हो गई है और उन्होंने क्या हुकूमत को पेशकश की है जो मुस्तरद कर दी गई है। और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की ज़ेर क़यादत ऑडियो लीक्स कमीशन ने अमलन जस्टिस बिंदियाल का 5 रुकनी बेंच मुस्तरद कर दिया है और उल्टा उसे ही मुअत्तल करके रख दिया है। 3 काफ़ी लीगें बन रही हैं और शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो जल्द या बदेर, और बदेर से मतलब कोई हफ्तों की बात नहीं, चंद दिनों तक वो तीसरी काफ़िली की सदारत संभालने पर तैयार हो जाएंगे। इमरान खान की क्या पोजीशन है और अब वो क्या बातें कर रहा है तजादात के साथ साथ, और उसने ये कह कर के मेरी पार्टी के लोगों ने जो भी फसाद किया, मेरी पार्टी की कायदीन ने किया और कारकुनों ने किया, दरअसल हुकूमत को ये बताने की कोशिश की है कि मुझे माफ़ कर दो, इनको पकड़ लो, फांसी चढ़ा दो, जो मर्ज़ी करो। तो नाज़रीन सारे फहरिस्त ये अदालती मसला है। बिंदियाल साहब की तरफ से ये हुकूमत को जो पेशकश की गई थी कि आप मुझसे दरख्वास्त करें ऑडियो लीक्स कमीशन बनाने की, तो मैं आपकी मर्ज़ी का या बड़ी हद तक आपकी मर्ज़ी का कमीशन बनाने के लिए तैयार हूँ। यानी वो मज़ाहर ट्रक्का वाले की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हो गए हैं और बाकी 2 जजों की भी जुज़वी कुर्बानी, कुछ लो और कुछ दो के असूल पर कि थोड़ी सी इनकी बचत हो जाए, थोड़ी सी इनकी इज़्ज़त रह जाए, तो मैं तैयार हूँ। लेकिन हुकूमत का मसला ये है कि ये बिंदियाल साहब हुकूमत को इससे पहले 2-3 मरतबा बुरी तरह डस चुके हैं और हुकूमत इन पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। चुनांचे ये पेशकश इसलिए भी मुस्तरद कर दी गई है कि बात अब काजी फ़ाइज़ ईसा कमीशन ने जहाँ तक आगे बढ़ा दी है, अब हुकूमत के लिए उससे पीछे हटना मुमकिन ही नहीं है और वो पीछे हटना भी नहीं चाहती। वो अब काजी फ़ाइज़ ईसा कमीशन के ज़रिए ही मामलात को अंजाम तक पहुँचाने की ख्वाहिशमंद है। बाकी सारी रुदाद आपने सुन ली कि किस तरह इस कमीशन ने बिंदियाल का वो फ़ैसला मुस्तरद कर दिया है जिसमें उन्होंने ये ऑडियो लीक्स कमीशन की कार्रवाई को रोकने का हुक्म दिया था, और कल जिसकी समाअत थी और समाअत के बगैर ही 4-5 मिनट की कार्रवाई के बाद वो 1 हफ्ते के लिए केस की समाअत मुलतवी कर दी और स्टे आर्डर में भी 1 हफ्ते की तोसीह कर दी। लेकिन बिंदियाल कमीशन ने ये स्टे भी अमलन मुस्तरद कर दिया है, क्योंकि बिंदियाल कमीशन ने ये जो ख़त लिखा उसमें साफ कहा है कि बिंदियाल को ये कमीशन, ये 5 रुकनी बेंच बनाने का इख्तियार ही नहीं है, क्योंकि नए कानून के तहत जिस पर कोई अभी तक समाअत नहीं हुई है और जिस पर अभी मामला आगे नहीं बढ़ा है, सिर्फ उस पर स्टे दिया गया है। नए कानून के तहत बिंदियाल साहब अपने तौर पर कोई बेंच बना ही नहीं सकते। बेंच बनाने के लिए उन्हें 2 सीनियर मोस्ट जजों के साथ मुशावरत करना होगी, तभी वो बेंच बना सकते हैं। एक तो ये बेंच ही गैर कानूनी, और दूसरा उन्होंने कहा है कि ये तो मुलज़म है, यानी बिंदियाल भी मुलज़म से बराद है कि एक इन पर इल्ज़ाम है कि इनकी ऑडियो लीक्स में ये चीज़ें सामने आई हैं और मामला मिली भगत के साथ चल रहा है। तो बिंदियाल, मुनीब और एजाज, ये तीनों जज इस बेंच में बैठ ही नहीं सकते, अखलाकी तौर पर भी और कानूनी तौर पर भी, क्योंकि कानून ये कहता है कि मुलज़म अपना केस खुद नहीं सुन सकता। जिस जज पर इल्ज़ाम आए वो अपने उस इल्ज़ाम की समाअत नहीं कर सकता, वो सफाई दे सकता है, समाअत नहीं कर सकता। और ये इस कमीशन के सेक्रेटरी ने जो ख़त लिखा उसमें यही बात की, और ये 2 दिन में बरसने वाला दूसरा थोड़ा है। इससे 1 दिन पहले हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर दरख्वास्त की थी, जिस पर अदालत ने समाअत किए बगैर 1 हफ्ते की तोसीह, 1 हफ्ते का इल्तवाक दे दिया और कहा कि 1 हफ्ते के बाद इस केस को सुनेंगे, और अपने रजिस्ट्रार को कहा कि वो इसका नंबर लगा दें। मतलब ये है कि उन्होंने ये भांप लिया है कि हुकूमत की इस दरख्वास्त की जो अटारनी जनरल पेश की और जिसमें ये इस्तदा की गई थी कि ये तीनों जज बिंदियाल समेत इस बेंच से अलग हो जाएं, इस दरख्वास्त को सुने बगैर चारा नहीं है। चुनांचे अब इसका नंबर लग गया। मतलब ये है कि अगले हफ्ते या 10 दिन बाद वो बिंदियाल साहब जो है इसकी समाअत के लिए तैयार हो गए। तो यहाँ पर मुझे वो याद आ गई मुनीब अख्तर की वो बात आपने सुनी होगी, वो जब इसने कहा था बड़ी रौनक के साथ और बड़े गुरूर के साथ कि 14 मई को इलेक्शन कराने के हुक्म पर अमल दरामद तो होगा। आप घड़ी की तरफ देखें, घड़ी टिक टिक कर रही है, तारीख करीब आ रही है। ये 14 मई से कुछ दिन पहले की बात है।
तारीख करीब आ रही है, टिक टिक घड़ी ने टिक टिक करना शुरू कर दी है। इस टिक टिक को सुने, मतलब ये है कि टाइम नहीं है तुम्हारे पास, उसके बाद हम तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देंगे। हुकूमत को ये गोया कि एक इन बिटवीन द लाइन्स जो एक मैसेज दिया गया, एक बैन सतूर जो बात की गई वो ये थी कि अब तुम्हारी खैर नहीं। तो अब देखिए कि अभी 1 महीने का ये अरसा नहीं गुजरा कि घड़ी की टिक टिक इन लोगों के लिए शुरू हो गई है, इनका काउंट डाउन शुरू हो गया है। अब ये मसला कितना तूल पकड़ता है, ये बात इतनी मुतल्लका नहीं रही। असल चीज़ जो मुतल्लका है वो ये है कि इन साहबान का जो अंजाम है वो बखैर नज़र नहीं आता। इन लोगों ने जिस तरह सारी लाइनें क्रास की इंसाफ और कानून की, और हद कर दी इन लोगों ने, तो हद कर दी, तो उस हद का जो हिसाब है वो फिर माहौल इस तरह लेता है जो इनसे अब लिया जाएगा। तो ये कितने दिनों की गेम है, कितने अरसे की गेम है। एक बात इनसे कही गई थी जस्टिस बिंदियाल साहब से कि आप अपना 3 महीने का जो अरसा है इज्जत आबरू से गुजारें, लेकिन उन्हें ये बात समझ में नहीं आ सकी और वो इस खुशफहमी में मारे गए जिस खुशफहमी में इमरान मारा गया। बिंदियाल को खुशफहमी थी और उसके 3 रुकनी साथियों को भी ये खुशफहमी थी कि इमरान के पास बहुत बड़ी स्ट्रीट पावर है, हम और इस स्ट्रीट पावर से मिलकर, और फिर सिर्फ स्ट्रीट पावर की बात नहीं थी बल्कि 9 मई के वाक़यात की जो तहकीकात इदारों ने की है और जो मामला सामने आए हैं वो उससे तो पता चलता है कि ये एक बगावत की कामयाबी का भी इन्हें इम्कान था। और बगावत की कामयाबी का जो इम्कान था वो इस मफरूज़े पर रखा गया था कि जब हम 4-5 छावनियाँ जला डालेंगे, यानी उन पर हमला करके उनको उसमें तराज कर देंगे, उनमें कोहराम बुझा देंगे, तो पब्लिक ये सोच करके भी इनकलाब आ गया, चलो इस इनकलाब का साथ दो, वो भी सड़कों पर आ जाएगी। और ये इन्हें यकीन था, इमरान खान को भी यकीन था और इन जजों को भी यकीन था। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये है कि 4-5 मकामात पर तो पुलिस ने इनके अज़ाइम नाकाम बना दिए। मसलन गुजरावाला छावनी तक ये नहीं पहुंच सके, पुलिस ने इन्हें पीछे धकेल दिया। 1-2 और मकामात पर भी पुलिस ने इन्हें धकेल दिया। वजह यही थी कि ये जत्थे जो थे ये सैकड़ों की तादाद में थे, हज़ारों की तादाद में नहीं थे। हज़ारों की तादाद में होते तो शायद काफ़ी लंबा टाइम लगता। फ़ौज चूँकि तैयार नहीं थी, उनको फ़ौज को इस मनसूबे का इल्म नहीं था, इसलिए ज़ाहिर उन्हें जवाबी इक़दामात करने में फिर वो देर लगी। लेकिन पुलिस चूँकि जुलूस के हवाले से पहले से अलर्ट थी और पुलिस को भी पता नहीं था कि इन्होंने छावनियों को रुख करना है, लेकिन कई मकामात पर ये छावनियों की तरफ बढ़ने से इनको रोका गया। कोयटा एयरपोर्ट पर इन्होंने बहुत बड़े हमले का प्रोग्राम बनाया था, लेकिन वहाँ फायरिंग भी हुई और इनके लोग ज़ख्मी भी हुए। और जब इनके लोग ज़ख्मी हुए, एक आध मरा भी है, जब इनके लोग 4-5 ज़ख्मी हुए हैं तो फिर ये भागे हैं। और दूसरी एक तरफ तो ये नाकामी हुई कि पुलिस ने रोक लिया जा बजा, और दूसरी नाकामी ये हुई कि किसी भी शहर में लोग नहीं निकले। इनका ख्याल था कि हर शहर में लोग निकल आएंगे और सड़कों पर ये एक बलवे की कैफियत हो जाएगी, लेकिन किसी भी शहर में पेशावर के सिवा किसी भी शहर में लोग नहीं निकले। लाहौर में सबसे जो संगीन वाक़या हुआ वो लाहौर का था, लेकिन आप सबको अच्छी तरह पता चल चुका है कि लाहौर में शुरू से लेकर आखिर तक जत्थे की तादाद 300-400, या फ़ौज की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ये है कि जब ये जत्था कोर कमांडर हाउस में घुसा तो उनकी तादाद 400 से ज़्यादा थी, 450 के लगभग थी। पुलिस की रिपोर्ट ये है कि जब ये चला यहाँ से लिबर्टी चौक से तो 250-300 थे और 100-125 के करीब इन्हें रास्ते में मिल गए। तो नाज़रीन, ये सबसे अहम बात जो हुई जिसने बगावत को नाकाम बनाया वो ये था कि किसी भी शहर में लोग नहीं निकले। चुनांचे इस मफरूज़े की बुनियाद पर ये जजों ने ताकत पकड़ी और ये हुकूमत को इस तरह, आइन और कानून को इस तरह आंखें दिखाने लगी कि कल को तो हमारा ही राज होना है। लेकिन फिर वो 9 मई की बगावत की एक तो नाकामी हुई, और फिर नाकामी के बाद जो रिटेलिएशन हुई इदारों की तरफ से, उसकी ताब ये सारे लोग नहीं ला सके, क्या ये हजरात क्या वो हजरात। अलबत्ता इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वहाँ की फ़ज़ा जो है अभी तक वो पता नहीं क्या उनके जहन में है और वो क्या चाहते हैं, क्योंकि वो तो लगता है जैसे तहरीक इंसाफ के लिए इंसाफ का ट्यूबवेल खोल दिया गया है। जितने भी मुकदमात इमरान खान और उसके हवारियों और उसके हामियों के आते हैं, सब में इनको फ़ौरन चट मंगनी पट बया के तौर पर रिलीफ मिल जाता है।
کل عمران خان کی کتنے کیسز میں ضمانت فوری ہو گئی، بلا تاخیر ہو گئی، لیکن ساتھ ہی یہ بھی ہوا کہ جسٹس ثاقب نثار کا جو بیٹا تھا اس کے خلاف پارلیمانی کمیٹی نے انکوائری، جو اس آڈیو لیکس کی جو انکوائری شروع کر رکھی ہے، اس میں ثاقب نثار کے بیٹے کو بھی، اس کا نام پتہ نہیں کیا منوس کا، اسے بھی بلایا گیا تھا۔ اس نے ریٹ دائر کی اور ریٹ دائر ہوتے ہی اس پر اسٹے دے دیا گیا، اس کمیٹی کو کام کرنے سے روک دیا گیا، جبکہ یہ معاملہ جو تھا یہ اتنا کلیئر تھا کہ یہ موصوف جو ہے ثاقب نثار کا بیٹا، وہ کرپشن کرتے ہوئے گویا کہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ اگر جو آڈیو لیک ہے اس کے حساب سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ رنگے منہ کے ساتھ پکڑا گیا، لیکن پکڑا گیا 1 کروڑ کی رشوت لیتے ہوئے۔ 1 کروڑ کی رشوت لینا، 1 کروڑ روپے کا سودا کرنا، کسی کی ضمیر کا ٹکٹ لینے کے لیے، جو بھی اس کو نام دیں، دلالی دیں، کمیشن کریں، رشوت کریں، جو بھی کہیں، یہ جو جرم ہے یہ جرم تو کسی حساب میں ہے ہی نہیں۔ حساب میں یہ ہے کہ اسے نوٹس کیوں دیا گیا۔ تو یہ صورتحال ہے وہاں اسلام آباد ہائی کورٹ کی، اور جس کی وجہ سے ظاہر ہے ان کے بارے میں ایک تشویش کی لہر بھی ہر سطح پر موجود ہے اور پائی گئی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور وہ لوگ جو خود کو وکیل تھے، جب جج نہیں بنے تھے تو قانون کی بات کرتے تھے، اب انہوں نے یہ سلسلہ شروع کر دیا ہے کہ اشرافیہ کے لیے تمام جملہ حقوق جو ہیں وہ اشرافیہ کے لیے، اور اشرافیہ کس بات کی؟ کرمنل اشرافیہ، جرائم پیشہ ایلیٹ۔ کیسے؟ یہ پرسوں کی بات ہے، مبشر لقمان صاحب نے یہ انکشاف کیا اپنے پروگرام میں کہ موصوف کا جو بیٹا ہے وہ تو ڈرگ کا پیڈلر ہے، یعنی منشیات کا وہ دھندا کرتا ہے، اور دھندا بھی کہاں کرتا ہے؟ اسکولوں میں بچوں کو، وہ اسکولوں اور کالجوں میں بچوں کو وہ یہ منشیات اور یہ زہر تقسیم کرتا ہے اور اس پر بھاری معاوضہ کماتا ہے۔ اور اس میں پھر میرا سوال تو پھر یہ بھی بنتا ہے کہ کیا ڈرگ کے اس کاروبار میں یہ جو ہے شیطان لڑکا، حرام خور، یہ اپنے باپ کو بھی حصہ دیتا ہوگا؟ کیونکہ ظاہر ہے باپ کی سرپرستی کے بغیر تو یہ کام نہیں ہو سکتے۔ بہت بڑا سنگین مسئلہ ہے۔ ناظرین، یہ جو مسئلہ ہے، اب جیسا کہ ہم نے کہا تھا، آہستہ آہستہ کڑکی ان آئین شکن ججوں کے گرد جو ہے وہ کسی جاتی رہے گی اگلے دنوں میں بھی، اور اب بچت کے جو امکانات ہیں ان کے لیے دن بدن معدوم ہوتے جا رہے ہیں اور معدوم ہوتے جائیں گے، کیونکہ یہ مکافات عمل جو ہے وہ جب حرکت میں آ جائے اس کا کوڑا، تو پھر وہ نشان چھوڑے بغیر واپس نہیں جایا کرتا۔ ناظرین، فواد چودھری اور محمود مولوی اور اسد عمر اور ان کے 3-4 ساتھی اور ہیں، یہ لوگ جو ہیں یہ اب نئی کاف لیگ بنانے کے لیے میدان میں آگے ہیں۔ پریس کانفرنس میں ان لوگوں نے کہا ہے کہ دراصل ہم نے تو سیاست چھوڑ دی تھی، لیکن پھر بعد میں ہم نے سوچا کہ پاکستانی عوام کا مستقبل جو ہے وہ نواز شریف اور زرداری کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا، چنانچہ ہم نے میدان میں رہنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور ابھی انہوں نے اس سے زیادہ کھل کر بات نہیں کی، لیکن رابطے کیے انہوں نے۔ اسد کیسر سے بھی رابطہ کیا، اسد کیسر نے تو صاف انکار کر دیا، اور اس نے انکار کرنا بھی تھا، کیونکہ وہ تو گریٹر پختونستان کے لیے کام کر رہا ہے، گریٹر افغانستان کے لیے کام کر رہا ہے، وہ تو ان کے ساتھ کبھی نہیں ملے گا۔ لیکن شاہ محمود قریشی کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ اگرچہ اس نے فوری طور پر عمران خان کا ساتھ چھوڑنے سے انکار کیا ہے، لیکن وہ راضی ہو چکا ہے، اس کے ساتھ معاملات طے ہو چکے ہیں۔ چند دنوں تک یہ تیسری کاف لیگ بن جائے گی۔ دوسری دو کون سی ہے وہ بھی میں عرض کرتا ہوں۔ یہ تیسری کاف لیگ بن جائے گی جس میں پی ٹی آئی کے، گویا کہ یہ ایک ایسی پی ٹی آئی ہوگی جو مائنس عمران خان ہوگی، اور مائنس عمران خان اب جو تحریر ہے، یہ جو سرخی ہے، یہ جو اس کا ٹائٹل ہے، یہ اب دیوار پر لکھا نظر آ رہا ہے، اور یہ اب اس نے بن کر رہنا ہے۔ اس میں پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ شامل ہوں گے، اور شاہ محمود قریشی اس کے صدر ہوں گے، یہ بھی طے ہے، اور یہ کام بہت جلد ہونے والا ہے، زیادہ دن نہیں لگیں گے۔ جلد یا دیر سے مراد مہینوں کی بات نہیں ہے، ہفتوں کی بات بھی ہم نہیں کہہ سکتے، یہ چند دنوں کی بات ہے۔ شاہ محمود قریشی اس تیسری جماعت کے، تیسری کاف لیگ کے صدر ہوں گے، اور یہ تیسری جو کاف لیگ ہے یہ ہوگی پی ٹی آئی مائنس عمران۔ اس کا نام کیا رکھا جائے گا؟ ایم کیو ایم میں سے جب الطاف کو مائنس کیا گیا تھا، 2 ایم کیو ایم وجود میں آئی تھی، ایک ایم کیو ایم پاکستان اور ایک وہ اس سے پہلے ہی آ چکی تھی پاک سرزمین شاد بات۔ تو یہ جو ملتان والی پی ٹی آئی ہوگی، اصل میں عمران خان والی پی ٹی آئی کی جانشین یہی جماعت ہوگی۔ دوسری کاف لیگ بن رہی ہے، وہ آپ کے سامنے ہے، جہانگیر ترین اور
अलीम खां, इनके दरमियान इत्तेहाद होने की इत्तलात है। आपस में मुलाकातें भी हो चुकी है, कुछ मामलात पर इख्तिलाफात भी हैं। ज़ाहिर है दोनों साहबान जो हैं वो ख़ुद को बड़ा समझते हैं, यानी पर्सनालिटी का जो एक वो जो इक्वेशन है वो इस तरह मौजूद है कि कोई भी साहब जो है वो पीछे नंबर 2 हटने पर तैयार नहीं है। ज़ाहिर एक ही चेयरमैन होगा, अगर दूसरे को प्रेसिडेंट भी बना दिया जाए तो हकीकी इख्तियार तो चेयरमैन के पास ही होता है। लेकिन इत्तलात यही हैं कि इन दोनों के दरमियान मामलात किसी न किसी शक्ल में तय पा जाएंगे और ये दूसरी काफ लीग होगी। नाम इसका क्या होगा, PTI भी हो सकता है आगे कोई ब्रैकेट में ग्रुप, लेकिन इसका नाम कुछ और भी हो सकता है। ये दूसरी काफ लीग है जिसमें तकरीबन PTI के इस वक्त जो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में जो लोग मौजूद हैं उनमें से 100 लोग, क्योंकि पंजाब असम्बली तो टूट गई, उसके अरकान तो कालादम हो गए, लेकिन कौमी असम्बली के PTI के अरकान मौजूद हैं। अगरचे वो मुस्ताफ़ी हैं लेकिन अदालत ने उन्हें स्टे दे रखा है। चुनांचे कौमी और सूबाई असम्बलियों के अरकान जिनकी तादाद 100 से ज़्यादा है वो इस पार्टी में शामिल होंगे और ये किस्म की पावर ब्रोकर किस्म की पार्टी होगी। इसमें कुछ इलेक्टेबल्स होंगे, लेकिन इनके पास कोई ऐसी शख्सियत नहीं होगी जो आवाम के लिए बड़ा सियासी चेहरा जिसे हम कह सकें। जिस तरह शाह महमूद कुरैशी है, वो कोई उस तरह का लीडर नहीं है जो जिसे कहा जा सके कि क्राउड पुलर है, लेकिन बहरहाल वो एक बड़ा नाम है, पुश्तीनी सियासतदान है, नस्ल दर नस्ल उसके ख़ानदान में सियासत चली आ रही है और उसका एक गद्दी नशीनी का भी हल्का है, उसमें भी उसके बहुत सारे मोतकदीन शामिल हैं। चुनाचे वो जब एक पार्टी का चेयरमैन होगा तो वो एक सियासतदान के तौर पर नज़र आएगा, लेकिन जहांगीर तरीन और अलीम खान की अब तक की सियासत पसे पर्दा की सियासत रही है। ये कौमी या सूबाई सतह के लीडर कभी नहीं रहे। तो अब जब ये आएंगे तो ज़ाहिर है इन्हें अपने नाम का सिक्का चलवाने के लिए कुछ वक्त दरकार होगा। तब तक ये एक ड्राइंग रूम पार्टी होगी। ड्राइंग रूम पार्टी से मुराद ये नहीं है कि उनके पीछे आवाम के किसी वोटर्स की बैक नहीं होगी, वो तो है, क्योंकि ज़ाहिर है जब इतने सारे इलेक्टेबल्स आएंगे तो साथ उनका वोट बैंक भी आएगा। लेकिन इसकी हैसियत रिपब्लिकन पार्टी की तरह होगी जिसके पास कोई कौमी पुरकशिश लीडर नहीं था, लेकिन वो रातों रात पाकिस्तान की हुक्मरान पार्टी बन गई थी। तो ये उस तरह की पार्टी होगी और दरअसल ये होगी काफ लीग। और पहली काफ लीग वो है जिसे हम जिसकी सदारत और क़ियादत चौधरी शुजात के पास है और परवेज़ इलाही जिसके अंदर से माइनस हो गया है। तो उस शुजात के पास भी कम से कम 10 या 15 अरकान कौमी और सूबाई असम्बली PTI के शामिल होने के लिए तैयार हो चुके हैं और उनकी चौधरी शुजात से बात हो गई है और इनकी इस काफ लीग के ज़राए का कहना है कि हमारे पास 2 दर्जन से ज़्यादा यानी 24-25 से ज़्यादा अरकान जो है हमारे साथ शामिल होंगे। लेकिन हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो जाए, लेकिन फ़िल वक्त इन्हें 14-15 के करीब अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की हिमायत हासिल है। गोया कि ये काफ लीग जो है ये सबसे छोटी काफ लीग होगी। मेरा अंदाज़ा जो है वो आने वाले हालात में सबसे बड़ी काफ लीग यही होगी जिसकी क़यादत जहांगीर तरीन और अलीम खान करेंगे। दूसरे नंबर की काफ लीग होगी मखदूम शाह महमूद कुरैशी की और इसकी पजीराई का जो मरकज़ है वो ज़्यादातर कराची और जनूबी इलाके में होगा। और तीसरी काफ लीग जो सबसे छोटी होगी वो होगी चौधरी शुजात की। अब इस बीच में जो गायब हो गया है वो है परवेज़ इलाही। नाज़रीन, इमरान खान की इस वक्त सूरत हाल ये है कि अब उसने एक तो बयान ये दिया कि जो कुछ किया मेरी पार्टी के सेकंड क्लास लीडरों ने किया और मेरी पार्टी के कारकुनों ने किया, मैं इसमें बेकसूर हूँ। हालांकि ये 3-4 मरतबा ये कह चुका है अपने मुंह से कि मैं पार्टी कारकुनों की रेड लाइन हूँ और जब भी मुझे गिरफ़्तार किया जाएगा आवाम फ़ौज के हेड क्वार्टर्स की तरफ ही जाएंगे और कहीं नहीं जाएंगे। गोया कि उनको फिर इसने इशारा दिया कि इस मरतबा भी तुमने वही करना है जो 9 मई को किया था, लेकिन साथ ही डरा भी हुआ है और इसलिए इसने कहा कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मतलब ये है कि मेरे कारकुनों को अगर तुमने फांसी लगानी है तो लगा दो, मुझे माफ़ कर दो, जो कि मुमकिन नहीं है। ये एक परेशानी की सूरत हाल में और परेशानी की सूरत हाल में इसने वो कंपेन चलाई जो नाकाम हो गई, जिसमें इसने आबरू रेज़ी, असमत दरी और ख़वातीन के साथ दरिंदगी और पता नहीं किया गया ऐसे इल्ज़ामात लगाए जो कि नहायत शर्मनाक थे, लेकिन उनका मुंह तोड़ जवाब सोशल मीडिया पर भी मिल गया। हुकूमत ने
वो फैक्ट चेक के हिसाब से भी कर दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंसों में भी कर दिया, वो तहरीक तो होगी नाकाम। लेकिन इसने एक और बदमाशी की इमरान खान ने, और ये कहा कि हमारे साथ वही कुछ हो रहा है जो फ़ौज ने 71 में बंगालियों के साथ किया था। 71 में बंगालियों के साथ जो कुछ भी हुआ वो उस वक्त की अस्करी क़यादत उसकी ज़िम्मेदार है, मौजूदा क़यादत या बाद में आने वाली क़यादत उसकी ज़िम्मेदार नहीं कही जा सकती। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम नुक्ता है कि उस वक्त क़यादत किसके पास थी। ऑन दी ग्राउंड याहिया खान तो इस्लामाबाद में बैठा था, ढाका में बंगाल में जो कुछ किया वो इसके चाचे जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाज़ी ने किया। अब वही सारा किस्सा कहानी इसने झूठा घड़ के इस मौके पर फिर फ़ौज पर धर दिया है। तो मुझे लगता है कि ये असमत दरी और आबरू रेज़ी और औरतों के साथ इस तरह की दरिंदगी जो है ये इनका कोई ख़ानदानी मसला है, क्योंकि जनरल नियाज़ी इसका चाचा था, ये उसका भतीजा है। तो जो चाचा करता था वही भतीजा भी करता है, और जिस तरह की चाचा की जहनीत गंदी थी इस तरह इमरान खान उसकी भतीजे की जहनीत भी गंदी है। अगर तुमने इल्ज़ाम लगाना है इमरान खान तो फिर अपने चाचू पर लगाओ कि मेरे चाचू ने 71 में बंगाली औरतों के साथ ये किया और कत्लेआम किया और वो किया और फलां किया। और नाज़रीन, इन्होंने PTI ने इमरान एक तरफ तो ये हुकूमत से मुज़ाकरात की भीख मांग रहा है, कल फिर मांगी, और दूसरी तरफ इसने अमेरिका और यूरोप में अपनी PTI की तमाम शाखों को मुतहर्रिक कर दिया है कि राब्ते किए जाएँ हर सियासतदान से, हर मेंबर पार्लियामेंट से, अखबारात से, मीडिया हाउस से, तंजीमों से, और उनसे कहा जाए कि पाकिस्तानी फ़ौज ये काम कर रही है, यानी वही जो सारे ढाका में किए थे अब फिर कर रही है, लिहाजा फ़ौज पर पाबंदियाँ लगाई जाएँ। वो ख़त में फ़ौज का इदारे का नाम नहीं है, बल्कि ये है कि इन इंडिविजुअल्स पर पाबंदियाँ लगाई जाएँ। तो दरअसल ये पाबंदियाँ जो होती हैं ये इदारों के सरबराहान पर इनफरादी हैसियत में लगाई जाती हैं। आपने देखा होगा कि ईरान के पासदारान इनकलाब के सरबराह पर पाबंदियाँ हैं, उनके बैंक असासे बाज़ब्त कर लिए गए। इसी तरह वो हिज़्बुल्लाह जो भी है, इनके जो सरबराह हैं, डिप्टी सरबराह हैं, तीसरे नंबर के अहदेदार हैं, चौथे नंबर के अहदेदार हैं, उनके असासे ज़ब्त होते हैं, उन पर पाबंदियाँ लगती हैं। तो इसका सीधा साधा और 100% मतलब यही है कि पाकिस्तानी फ़ौज पर आलमी पाबंदियाँ लगवाई जाएँ। तो ये मुतालबा करके इसने एक और बहुत बड़ी हमाकत की है, क्योंकि ढाका में जो कुछ हुआ था उसकी विटनेस पूरी दुनिया थी और उसके सबूत बेशुमार थे, छुपाए जाने के बावजूद भी सबूत मौजूद थे। तो अब ये इसने जो कैंपेन चलाई है इसके पास तो एक भी सबूत नहीं है। कौन है दुनिया में जो इसके मुतालबे की तायीद करेगा स्वाय ज़ल्म खलीलज़ाद के या शाहीन साहबाई के, और कौन है जो इसकी तायीद करेगा और पाकिस्तानी फ़ौज पर पाबंदी लगाएगा? ये इसका एक पागल का ख्वाब है। लेकिन पागल ने ये ख्वाब देखकर और ये हदायत देकर इदारों को अपना मज़ीद दुश्मन बना लिया है, और इसका भुगतान भी इसे भुगतना पड़ेगा। तो शीदे टल्ली का भी जिक्र करना चाहिए, लेकिन फिर प्रोग्राम लंबा हो जाएगा। मुख्तसर बात यह है कि उसने कहा है कि मेरी ज़िंदगी ख़तरे में है, 3 अफराद मुझे मार देंगे, पता नहीं क्या होगा, मैं ज़िंदगी मौत की कशमकश में हूँ, और छुपा हुआ है, जेल मेरा ये ससुराल है और हथकड़ी मेरा जेवर है, और मैंने करप्शन नहीं की, कभी भी करप्शन नहीं की। हाँ, करप्शन तो इसने वाकई नहीं की। ज़लज़ला ज़दगान के लिए 2007 में जो अरबों रुपए की इमदाद आई थी, तो सबसे ज़्यादा लूट इसी शीदे टल्ली ने बचाई थी। ये बताया ज़रा, इसके पास ही अरबों रुपए का जो फार्म हाउस है ये कहाँ से आया? पिंडी शहर में, इस्लामाबाद में इसके प्लाजे हैं, इसकी मार्केटें हैं, बहुत से रिहायशी मकानात हैं, बंगले हैं, बिज़नेस हैं, ज़री रकबा है, ये सारा कहाँ से आया? जबकि इसका ज़रिया रोज़गार इसकी पैदाइश से लेकर अब तक कोई भी नहीं रहा है। तो अगर ये करप्ट नहीं है तो फिर इमरान खान भी करप्ट नहीं है, फिर तो दुनिया में कोई करप्ट है ही नहीं। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।